आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है म्यूचुअल फंड्स। कम जोखिम में म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न देता है, पर सवाल ये कि कौन सा म्यूचुअल फंड। कई बार लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा तो देते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये उनके लिए कितना सही है। और हमारे पास भी अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं जिसमें निवेशक ये पूछते हैं कि उन्होंने स्कीम में पैसा लगा तो दिया, पर जानना चाहते हैं कि फंड उनके लिए सही है या नहीं है। तो मनी गुरु में आज हम आपके लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव आसान करने जा रहे हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड के चुनाव के कुछ पैमाने होते हैं। एक फंड चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, यही बताने के लिए आज हमारे साथ इस पूरे शो में है ब्रजेश परनामी एसएल फाइनेंस से। ब्रजेश, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के इस शो में। म्यूचुअल फंड कई लोग इसमें निवेश करते हैं एसआईपी के जरिए, अपने गोल्स को पाने का ये बेहतरीन तरीका माना जाता है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो शायद इससे काफी ज्यादा अनभिज्ञ है। सोचते हैं कि हाँ, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे उसमें निवेश किया जाए और तरीका, मतलब सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं पड़ता कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो देखिए, इसमें ये बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। 3 सवाल आपको पहले आपको खुद को आंसर आना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। पहला सवाल ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता हूँ, कि मेरा गोल क्या है। गोल कुछ भी गोल हो सकता है आपका एक नई गाड़ी खरीदने का गोल हो सकता है, आपका नया घर खरीदने का गोल हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन का गोल हो सकता है, या आपकी रिटायरमेंट का गोल हो सकता है। तो इन्वेस्टर को पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है, आप कितने लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कितनी सेविंग है या इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना है। तो लेकिन एक इन्वेस्टमेंट होराइजन का आपको डिसाइड करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा सवाल ये होता है कि आपका जो गोल आपने सुनिश्चित किया वो नेगोशिएबल है या नहीं है। और कुछ गोल जैसे होते हैं कि मैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, छुट्टियाँ बिताना चाहता हूँ। अब एक ये गोल हो सकता है। दूसरा गोल ये भी हो सकता है कि भाई मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना, और एक अंतराल के बाद एक पॉइंट इन टाइम पे उस पैसे को मुझे चाहिए ताकि मैं उस बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की मैरिज के लिए यूज़ कर सकूं। तो ये दोनों गोलों में आप देखिए काफ़ी अंतर है। एक फॉरेन ट्रिप वर्सेस बच्चे की पढ़ाई या बच्चे की मैरिज। तो ये नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल गोल होते हैं। तो अगर आप नेगोशिएट कर सकते हैं तो ये जब आप 3 ये चीज़ें डिसाइड कर रही है, 3 क्वेश्चन का आंसर है और नेगोशिएबल गोल, नॉन नेगोशिएबल गोल है और मेरा गोल बिल्कुल सुनिश्चित है, तो लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, एक पॉइंट इन टाइम, सपोज 1 साल के बाद ही मुझे पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म है, तो हम डेट फंड तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ब्रजेश, जो कि आप बता रहे हैं कि फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले किसी को अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, अपने आप से सवाल पूछना जरूरी है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों कर रही हूँ, क्या मेरा गोल है, किस लक्ष्य के तहत मुझे एसआईपी करनी है, या जो मैं पैसे कमा रही हूँ उसका थोड़ा सा हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालना है, और क्या वो नेगोशिएबल है कि नहीं। ये कुछ बेसिक रूल्स है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसा कि ब्रजेश भी बता रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा इसका हिंट दिया कि कैसे होराइजन, मतलब कैसे अवधि के निवेश के लिए कैसे फंड्स में जाना सही रहता है। थोड़ा सा अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कितने समय तक निवेश करना, या उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर मानिए कोई 20s में है और वो 20 साल या 25 साल तक निवेश करना चाहती हैं, और बनस्पत इसके जो कि 40s में है, जो कि सिर्फ 10 साल के निवेश करना चाहते हैं, या बेसिकली मैं टाइम होराइजन की बात कर रही हूँ, तो उनकी जो प्लानिंग है वो डिफरेंट कैसे हो जाती है, और कैसे फंड्स में छोटी अवधि के लिए और बड़ी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। जी, जैसा आपने सही बताया, देखिए जी, एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट होराइजन है, एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जितना, एक तो गोल्डन रूल ये बोलता है कि जितने आप जल्दी इन्वेस्टमेंट आप शुरू करें, जब आप छोटी एज में हैं, तो उतनी लंबी अवधि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलती है, और उतना ही कंपाउंडेड इंटरेस्ट या कंपाउंडेड इफेक्ट उस इन्वेस्टमेंट का आता है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो डेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पैसा इक्विटी रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। तो हम अपने इन्वेस्टर को हमेशा ये सलाह देते हैं, अगर आपका होराइजन इन्वेस्टमेंट का लंबा है, सपोज आप 20 साल में हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, तो 40 साल हैं आपके पास। तो उस 40 साल के दौरान आपकी इनकम या आपकी सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो आप उसको जितना हो सके उतना सेविंग्स को आप इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि उसका कंपाउंडेड इंटरेस्ट बढ़ सके। अब रही बात, सपोज आप 40s में आ गए या 50s में आ गए, आपके केवल 10 साल ही बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, उसमें भी आप इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान स्कीम्स भी हैं। आप सपोज आपको छोटे अंतराल के लिए पैसा डालना है तो आप लिक्विड फंड में भी पैसा डाल सकते हैं, या डेट रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उसमें भी आप पैसा, लेकिन उसमें रिटर्न ऑब्वियसली इक्विटी स्कीम्स के कंपैरिजन में कम मिलता है। तो ये अगेन डिपेंड करेगा आपके एक्चुअल गोल क्या है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका बड़ा है तो आप मान के चलिए इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा है, और उसके रिटर्न डेट फंड से, डेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे आते हैं। बिल्कुल, मतलब हम कौन सी कैटेगरी सही रहेगी निवेशकों के लिए उसकी बात इस वक्त कर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे भी कि कैसी कैटेगरीज में समय के हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करने की जरूरत है। मतलब छोटी अवधि के लिए डेट फंड सही रहते हैं, लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड्स रहते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए ब्रजेश, अलग अलग तरीके के निवेशक भी होते हैं। अब कोई कंजर्वेटिव निवेशक भी है जो कि म्यूचुअल फंड में पहली बार आ रहे हैं, या यूजुअली जो महिलाएं होती हैं जो म्यूचुअल फंड में जाती हैं वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती हैं अपने अप्रोच को लेकर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो कंजर्वेटिव निवेशक होते हैं उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लंबी अवधि है छोटी अवधि है, अपने फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए? इक्विटी में कैसे जाना चाहिए या डेट में कैसे जाना चाहिए? जी देखिए, इसीलिए जो नया जो इन्वेस्टर होता है उनको हम सलाह देते हैं कि आप किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलके आप अपने फंड्स का चुनाव करें, क्योंकि वो पहले आपका रिस्क प्रोफाइल समझेगा कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या आप मॉडरेट रिस्क रखने वाले इन्वेस्टर हैं। तो वो कुछ सवाल पूछेगा ऐसे, उस सवाल के जरिए एक बड़ा ही साइंटिफिक तरीके आजकल ये क्वेश्चन बने हैं, उससे आपका रिस्क प्रोफाइल असेस हो जाएगा। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, जैसे आपने बताया नया इन्वेस्टर है, महिलाएं हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं, जैसे आपको पता हो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप जो है ये समझिए एक ये बड़ी कंपनियां हैं, ये जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके म्यूचुअल फंड में निवेश होने की, इसको लार्ज कैप कहा जाता है। तो इनका रिटर्न, ये बड़ी कंपनियां, इनका रिटर्न काफ़ी सस्टेनेबल रहता है, और अगर आप इनका पुराना रिटर्न भी देखें तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा है तो लार्ज कैप एक ऐसा कैटेगरी है जो कि काफ़ी सेफ रहता है, और हम निवेश करने की इसमें सबसे ज़्यादा सलाह भी देते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर थोड़ा जैसे ही आप एग्रेसिव होते हैं या मॉडरेट रिस्क रखने वाले आप इन्वेस्टर हैं, तो सिमिलरली आपको जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपको बोलेगा कि आप मिड कैप या स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह देखें और माने, और वो आपका रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट करके ही आपका इक्विटी या डेट या लार्ज, मिड या स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो आपका उस हिसाब से डिसाइड करेगा। बिल्कुल ब्रजेश, आपने बताया कि एक अच्छे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको चूज करके ही आप अपने एक पूरे पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं। और आपने भी काफी टिप्स दिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों को कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। शुरुआत नहीं की है तो किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर शुरुआत कर भी चुके हैं, कई जगह फंड्स में निवेश भी कर चुके हैं, तो छोटी छोटी बातें जिनको आगे निवेश के लिए जरूरी रखना दिमाग में जरूरी है। कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं ब्रजेश, हमारे साथ जो कुछ कॉलर्स इस वक्त लाइव जुड़े हैं। अपूर्व झंझारी जी इस वक्त हमारे साथ है, अपूर्व पुणे से हैं। अपूर्व जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम? बहुत बढ़िया। बताइए सर, आपने अपना सवाल भी हमें भेजा है, थोड़ा और डिटेल से बताइए। आपने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है और अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी किया है, जिसके बारे में आप कुछ सवाल जानना चाह रहे हैं मेरे एक्सपर्ट से, बताइए। हाँ जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि जो मैं इन्वेस्टमेंट अभी कर रहा हूँ वो प्रॉपर है, मतलब इसमें कुछ चेंज करना चाहिए,
और एक सेकंड क्वेश्चन मेरा जो था वो LIC के रिलेटेड था। ओके। जो मैंने LIC में इन्वेस्ट किया है उसमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रिटर्न को देखते हुए? ये आप कब से निवेश कर रहे हैं? आपने जो ये स्कीम्स ली हुई हैं कुछ अराउंड 2 साल से। 2 साल से, मतलब 30 साल की अभी आपकी उम्र है, मतलब आपने 20s में निवेश की शुरुआत कर दी? 27-28 कह रहा हूँ। 27-28 के जब आप थे, तो ये आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर फंड्स में निवेश किया है कि खुद से अपने आप से पढ़कर रिसर्च करके? अपने आप से पढ़ के काफी कुछ किया है। शुरू में इनिशियल स्टार्ट किया था जब फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा था, पर उसके बाद अभी खुद से इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है। इनफैक्ट आज हमारे शो में अपूर्व हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का सही तरीके से चुनाव कैसे किया जाए। अब क्योंकि आपको 2-2.5 साल हो चुके हैं इन फंड्स में निवेश करते हुए और आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं, फंड्स कैसे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा हमारे एक्सपर्ट आपके इस पोर्टफोलियो पर क्या राय दे रहे हैं। ब्रिजेश, इनके कुछ फंड्स जो कि हम दिखा भी रहे हैं, जिन फंड्स में इन्होंने निवेश किया, पिछले 2 साल से इनका निवेश है, और जैसा कि हम बता रहे थे और आपने भी कहा था कि इन्होंने अपने निवेश की शुरुआत जल्दी की है, मतलब जब ये 20s में है, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने जा रहा है। अब इनका दूसरा सवाल LIC को लेकर भी है, तो दोनों सवाल का एक-एक करके इन्हें प्लीज राय दीजिए। जी अपूर्व जी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। इसमें एक चीज़ मेरे को जो कि आपने मेंशन शायद नहीं किया, अभी फ़ोन पे भी मेंशन नहीं किया कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। लेकिन ब्रिजेश, हम पूछ लेते हैं, अपूर्व शायद हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे ही, तो उनसे पूछ ही लेते हैं। अपूर्व, आपका टाइम होराइजन क्या है? अराउंड 10 to 20 ईयर्स। 10 to 20 ईयर्स के लिए आप इस निवेश करना चाहते हैं, और कोई गोल जो आपने सेट किया है? नहीं, ऐसा नो गोल। अच्छा, ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया है, तो 10 to 20 ईयर्स का होराइजन और विदाउट एनी गोल, अभी कोई गोल सेट नहीं किया है। ब्रिजेश, आप इन्हें राय दीजिए। जी, पहली राय तो मैंने जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बताया, स्वाति जी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपका गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से सारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है सुनिश्चित की जाती है। तो मैं इनको फर्स्ट रिकमेंडेशन दे दूंगा, पहले आप अपना गोल सेट कीजिए अपूर्व जी। लेकिन फिर भी जो फंड सिलेक्शन जो आपका मैंने देखा है 10 to 20 ईयर्स, ये भी एक बहुत ही बड़ा रेंज है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनकी लाइफ में अभी काफ़ी स्टेजेस डिफरेंट आएंगी। इनकी मैरिज है, या आगे बच्चे हैं, या इनके आगे जो घर खरीदना है, तो उस हिसाब से ये लाइफ स्टेजेस अभी आएंगी, तो उस हिसाब से अपना एक गोल सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन 10 to 20 ईयर्स जहाँ तक मैं मानता हूँ एक अच्छा होराइजन है, और इनका फंड सिलेक्शन भी ठीक है। लेकिन मैं इनको एक जो सिप इनका आदित्य बिरला सन लाइफ MNG फंड में जो इनका जो स्कीम है, वो उनको मैं थोड़ा राय ये दूंगा कि इनका होराइजन अच्छा है, तो उसको आप फ्रंटलाइन इक्विटी फंड आदित्य बिरला का ही फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में आप स्विच कर सकते हैं। क्योंकि MNC क्या है कि एक थीमेटिक फंड है, इसमें थोड़ा सा रिस्क, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। ये एक एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव, सुपर एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम उनको सजेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी कोई अपना आपका रिस्क प्रोफाइल, जहाँ तक मैं मानता हूँ हम तो एक कंजर्वेटिव ही पकड़ के चलेंगे, या मॉडरेट भी पकड़ें, तो भी मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसको स्विच कर सकते हैं। और बाकी जो आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, और ये कंसिस्टेंट है अपने रिटर्न देने में। आपके जो लाइफ इंश्योरेंस के जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका जो सम एश्योर्ड मैं देखता हूँ अपूर्वा जी, वो खाली 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। हालांकि आप उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का आप सालाना प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन जो सम एश्योर्ड जो कवरेज मिलता है आपको खाली 20 लाख रुपए का ही मिलता है, तो जो कि कम है मेरे हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। मिनिमम 1 करोड़ रुपए आपका कम से कम सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, आप एक तुरंत एक टर्म प्लान जरूर लीजिए। और टर्म प्लान अगर आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से जाए, तो ऑनलाइन अगर आप देखें तो 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक अच्छा टर्म प्लान ले सकते हैं आप। HDFC का लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट है, या ICICI प्रूडेंशियल का, जो भी आपको उचित लगे आप ये टर्म प्लान जरूर लीजिए। और रही बात आपके जो हेल्थ कवरेज, जो हमने देखा, आपने हेल्थ कवरेज में भी खाली 6 लाख रुपए का ही कवर लिया, और आपकी 4 लोगों की फैमिली है, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं, तो हम ये सजेस्ट करेंगे आप उसमें टॉपअप प्लान जरूर लीजिए। बिकॉज ये 6 लाख रुपए हेल्थ 4 लोगों के लिए थोड़ा सा कम है। न्यूक्लियर फैमिली है या पेरेंट, डिपेंडेंट पेरेंट है, तो उनका आप सुपर टॉपअप कवर ले सकते हैं। अब जैसे बजाज एलियांस इंश्योरेंस कंपनी के सुपर टॉपअप ले सकते हैं, या HDFC अर्गो
के भी सुपर टॉपअप प्लान्स ले सकते हैं। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को आप कवरेज जरूर कीजिए, और दूसरा अपने आप गोल सुनिश्चित जरूर कीजिए, और अपनी उसके हिसाब से आप गोल मैपिंग करिए अपने इन्वेस्टमेंट्स का। ओके, तो अपूर्व, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे यही लेसन निकल के आपके लिए भी आया कि 10 से 20 साल का होराइजन थोड़ा सा एक बहुत ही वाइड आपने रखा है, उसके बीच में गैप, उसको थोड़ा सा प्लान कीजिए। दूसरी बात ये कि गोल, किस गोल के तहत आपको निवेश करना है, वो भी जरा इसके साथ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अगर जोड़ेंगे तो आपका जो निवेश है आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट अपूर्व। अगले कॉलर से बात करते हैं पूर्णिया से। संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे? मैम, मैं अभी नया इन्वेस्टर हूँ, कोई अभी इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। फिलहाल मैं जो 5 से 7 हज़ार रुपया पर मंथ SIP करना चाह रहा हूँ, और 1 लाख रुपया जो है लमसम में डालना चाह रहा हूँ। ओके सर। तो 15 साल के बाद मेरा गोल है 70 लाख रुपये चाहिए, और लड़की की शादी के लिए। और मैं कुछ फंड सेलेक्ट करके भेजा हूँ, तो कौन सा फंड बेटर होगा? ये सारा फंड और लमसम किसमें करूँ तो बेटर होगा? ठीक है, कुछ फंड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि आप समझते हैं कि आपके लिए सही हो सकते हैं। 7,000 रुपए का निवेश, 1 लाख। किसमें कितना करना होगा वो थोड़ा ये कर दीजिए। ओके सर, ठीक है। ब्रजेश, कुछ फंड्स जो हम दिखा भी रहे हैं अभी स्क्रीन पर, संजय ने ये फंड्स को चूज किए हैं जिस पर ये निवेश करना चाहते हैं। अब 7,000 रुपए का निवेश कैसे फंड्स में, और उसका एसेट एलोकेशन इन्हें कितना करना चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं। और ये बात अच्छी है कि अब निवेश करने से पहले ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन्हें जो निवेश है वो कैसे आगे बढ़ाना चाहिए अपना, और कैसे फंड्स में। इन्होंने अपना गोल भी सेट कर लिया है, और ये भी बता दिया है कि आखिरकार ये 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, वो कहाँ करें, बताइए इन्हें। जी, ये अच्छा हुआ है कि इन्होंने अपना गोल सुनिश्चित किया, और 15 साल का होराइजन है। तो संजय जी, आपको 15 साल में आपका गोल अचीवमेंट के लिए 7,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा, और उसका मैं जहाँ तक मानता हूँ आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो 17% का रिटर्न आपका जनरेट होना चाहिए। और लमसम आप जैसे बोल रहे हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसमें हम पकड़ते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव 12% का रिटर्न जनरेट करना चाहिए। तो आप ये लिख भी सकते हैं, ये नोट भी कर सकते हैं। जो आपका फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड है, ये डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है, फंड सिलेक्शन अच्छा है। इसमें आप 2,000 रुपये डालेंगे, 15 साल के हिसाब से अगर 16% का रिटर्न हम इसमें अज्यूम करें तो 15 लाख रुपए का कॉर्पस आप इसमें बना पाएंगे। दूसरा है मिराय एसेट इंडिया, ये भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है, 2,000 रुपये आप इसमें भी डाल सकते हैं। 15 साल के रिटर्न और 15 साल का होराइजन 16% के रिटर्न के हिसाब से 15 लाख इसमें भी हम उम्मीद लगाते हैं। HDFC का मिड कैप कैटेगरी का फंड है, HDFC मिड कैप, 3,000 रुपये आप इसमें निवेश कीजिए 15 साल के लिए। इसमें हम 18% का रिटर्न अजम्पशन लगाएंगे, तो 27,50,000 रुपये आप इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक लार्ज कैटेगरी का फंड जो आपने भी बताया है SBI ब्लू चिप, इसमें आप एक मुश्त निवेश जो आप 1 लाख रुपए डालना चाह रहे हो उसमें डालिए। हम इसमें करीबन 15 से 17% का रिटर्न इसमें भी पकड़े, सो 10 से 11.5 लाख 12 लाख तक का रिटर्न आपका कॉर्पस इसमें भी बनना चाहिए। सो कुल मिला के टोटल इससे आप 70 लाख रुपए का अपना कॉर्पस अचीव कर सकते हैं। चलिए संजय जी के ओके, संजय जी के सलाह मिल चुकी है। निवेश की शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे बढ़िए सिस्टमैटिक तरीके से। चलिए अगला मेल की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से वेंकटेश जी हमें सवाल भेज रहे हैं। नए निवेशक है, म्यूचुअल फंड में इनफैक्ट शुरू करना चाहते हैं, 2,000 रुपए प्रति महीने की SIP, 25 साल तक इनकी निवेश की योजना है। 25 साल में इन्हें 20 लाख रुपए चाहिए। किस फंड में निवेश ये कर सकते हैं, लेकिन कौन से गोल के लिए? वेंकटेश जी, आपने नहीं लिखा कि आप आखिरकार ये जो निवेश करना चाहते हैं 25 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए। आपने अपनी एज भी नहीं लिखी है, तो बेटर रहेगा कि कोई भी कॉलर प्लीज अपना सवाल पूरे अच्छी तरीके से, अपनी एज, अपना गोल, अपना निवेश, अपने फंड्स अच्छे से मेंशन करें। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ब्रजेश अभी वेंकटेश जी की, क्या आप इन्हें राय देंगे, क्या करना चाहिए इन्हें एज अ न्यू इन्वेस्टर? जी, स्वाति जी, इन्होंने एज नहीं लिखा है लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लिखा है, 25 साल है, तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ही मस्ट बी इन हिज 30s और मे बी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इनको ये 2,000 रुपये से स्टार्ट करना है। जी, ये 2,000 रुपये से अपना निवेश करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो हम सलाह देते हैं कि कंजर्वेटिव डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 2-3 फंड्स के नाम बता देता हूँ। HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, या तो UTI का इक्विटी फंड, या इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड,
2,000 रुपये की सिप इनमें से किसी में भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी है तो 12% का रिटर्न मैं उम्मीद लगाता हूँ, तो उससे इनका करीबन 38 से 40 लाख रुपए का कॉर्पस जनरेट होगा। चलिए वगैरह जी, आपके लिए सलाह मिल गई है। कैसे फंड्स में निवेश करने की जरूरत है ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा, और कैसे निवेश को आगे बढ़ाना है उसकी स्ट्रैटेजी भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या है। अब हम जानना चाहेंगे हमारे गेस्ट ब्रजेश परनामी जी से कि आखिरकार फंड को चूज कैसे किया जाए, उसका चुनाव सही ढंग से कैसे किया जाए, मतलब कितना जरूरी हो जाता है फंड सिलेक्शन के टाइम पर कंपैरिजन करना भी, और क्या तरीका है उसका। जी स्वाति जी, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्वेस्टर को कुछ 4 ऐसे फैक्टर मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर उन 4 फैक्टर्स का ये ख्याल रखेंगे तो शायद इनका सिलेक्शन अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहला फैक्टर है जो कि परफॉर्मेंस रैंकिंग, ये एक टर्म है, और जो कि हर एक एएमसी, आप फैक्ट शीट अगर एएमसी का देखें ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, या कोई म्यूचुअल फंड रिसर्च जितनी भी कंपनियां हैं वो भी एक एएमसी, हर एक एएमसी का फैक्ट शीट पब्लिश करती हैं। तो उस फैक्ट शीट में आपको ये देखना है कि परफॉर्मेंस रैंकिंग कैसा है। तो ये एवरी क्वार्टर का एक रैंकिंग होता है पीयर ग्रुप कंपनी का, जिस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस स्कीम की पीयर ग्रुप कंपनीज हैं, उन सबका कुछ 25% जो कंपनीज होती हैं उनका एक क्वार्टाइल रेटिंग उसमें रहता है। तो अगर आप वो उसकी तुलना दूसरे कंपनी के क्वार्टाइल रेटिंग से करेंगे, तो अगर ये टॉप क्वार्टाइल रेटिंग में आपकी स्कीम है तो सब सही है। और अगर आप देखेंगे कि अगर ये 3rd क्वार्टाइल से नीचे जा रहा है या 3rd क्वार्टाइल में है करीबन 2 क्वार्टर और ज़्यादा से, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सही समय है कि आपको उस स्कीम से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज वो स्कीम ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो परफॉर्मेंस रैंकिंग में क्वार्टाइल रेटिंग एक ये टर्म है, इसका ख्याल रखना आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैक्टर है कि एक्सपेंस रेशो। हर एक एएमसी के कुछ फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस होते हैं, तो वो हालांकि सेबी ने उसको कैप किया हुआ है, लेकिन ये जितना कम होंगे उतना ही फंड मैनेजमेंट या फंड का जो परफॉर्मेंस का जो एनएवी है उसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि ये आपको ये लोड लगता है इस चीज़ का। इन्वेस्टर, जितना भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो खर्चा है, अगर फंड मैनेजमेंट कम करेगी तो ऑब्वियसली आपका जो पैसे का जो निवेश है ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो आपको ऑब्वियसली यूनिट ज़्यादा मिलेगी। तो जितना एक्सपेंस रेशो कम हो उतना अच्छा। तीसरा, जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस और उसका टेनर उस एएमसी में कितना है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हालांकि ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्कीम के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जो फंड मैनेजर होता है ये उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कौन से स्कीम में करना है, कौन से फंड्स में करना है, कौन सी कंपनीज में करना है, ये फंड मैनेजर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली उसकी हाथ में भी डिस्क्रिप्शन होती है। तो जो फंड मैनेजर है आपकी स्कीम को जो मैनेज कर रहा है, वो पहले कहाँ काम कर चुका है, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है, या आज की परफॉर्मेंस दूसरे स्कीम में कैसी रही है, तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। आखिरी मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्कीम जिस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका टोटल साइज़ क्या है। अब देखिए, जैसे इक्विटी जो स्कीम्स हैं उसमें अगर फ्यू 100 करोड़ हैं तो चलता है, लेकिन जो डेट स्कीम्स हैं उसमें फ्यू थाउजेंड करोड़ होना चाहिए। ये दो चीज़ों का अंतर होता है। अगर डेट स्कीम है तो हज़ारों करोड़ों में अगर स्कीम का साइज़ है तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा है उस स्कीम पे, तभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इक्विटी स्कीम है फ्यू हंड्रेड्स में है तो ठीक है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोग सोच समझ के करते हैं। लेकिन डेट स्कीम है और अगर फ्यू हंड्रेड्स में ही अगर उसका AUM है तो थोड़ा सा फिर ये सोचने वाली बात है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर ये केवल चार चीज़ें अगर आप बेसिक ख्याल रखें, और जो जैसा कि हमने पहले बताया कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंडामेंटली आंसर जरूर होने चाहिए, बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट निवेशक कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में, और सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो प्लानिंग, फंड का चुनाव कैसे किया जाए, ये दर्शकों को आज आपने बताया।